महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर के संस्कृत विभाग में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम ऑनलाइन व्याख्यानमाला में एमए उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर निहाल सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, आपके समक्ष विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य का सामान्य परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाकाव्य में 18 सर्ग दिए गए हैं। इन 18 सर्गों में 7 प्रथम जो सर्ग हैं वो ऐतिहासिक सर्ग के रूप में जाने जाते हैं। इसके रचयिता महाकवि बिल्लड़ हैं। महाकवि बिल्लड़ बेदर्दगी रीति के संपोषक हैं। इस महाकाव्य में रस की बात की जावे तो रस वीर रस प्रधान रस के रूप में है और अन्य गौड़ रस के रूप में करुण और श्रृंगार रस हैं। सर्ग के अनुसार इसकी कथाओं का संक्षेप परिचय इस प्रकार है। प्रथम से सप्तम सर्ग तक ऐतिहासिक सामग्री का वर्णन किया गया है। 8वें सर्ग से लेकर के 11वें सर्ग तक राजकुमारी चंदल देवी का नायक विक्रम से परिणय है। प्रेम प्रसंग, बसंत ऋतु का श्रृंगारिक चित्रण, नायिका के रूप सौंदर्य का एवं काम क्रीड़ा आदि का वर्णन किया गया है। 12वें से 13वें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन किया गया। 14 से 15वें सर्ग में पारिवारिक कलह का वर्णन है। 16वें सर्ग में शिकार आदि का वर्णन है। 17वें सर्ग में चोल वंशज की पराजय का वर्णन। 18वें सर्ग में कवि वंश एवं भारत यात्रा का वर्णन है। ये तो रही पूरे महाकाव्य के 18 सर्गों का एक सामान्य विश्लेषण परिचय। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर, जो कि आपका विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के द्वारा आपके इस पंचम प्रश्न पत्र में पुस्तक विक्रमांक देव चरितम को लगाया गया, परंतु विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य का प्रथम सर्ग मात्र आपको पढ़ना है। तो पूरे महाकाव्य पर न जाते हुए हम केवल प्रथम सर्ग की कथा वस्तु पर ही थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। भगवान इंद्र द्वारा ब्रह्मा से प्रार्थना की गई कि हे भगवान, इस तीनों लोकों की रक्षा हेतु एक विशिष्ट व्यक्ति का प्राकट्य होना चाहिए, जो विशेष गुणों से युक्त हो और एक अद्भुत महान पुरुष हो। इसी अनुरोध को मानते हुए भगवान ब्रह्मा ने अपने चुल्लू भर पानी में देखा और एक व्यक्ति का प्राकट्य किया। चुल्लू से प्रकट होने की वजह से इसके वंश का नाम भी चालुक्य वंश पड़ा। इस वंश का ये जो मूल व्यक्ति थे वो हारित एवं मानव्य 2 व्यक्ति थे। चालुक्य वंश के अन्य शासकों में ये शासक रहे। प्रथम तैलप शासक। तैलप ने 967 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक अपना शासन चलाया। इसके बाद सत्याश्रय हुए। सत्याश्रय ने 999 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक अपना शासन चलाया। इसके बाद जयसिंह नामक शासक हुए। 1015 से 1042 ईस्वी तक इनका राज्य रहा। और इसके बाद त्रैलोक्यमल, दूसरा नाम इनका आहवमल, ये 1042 से लेकर के 1108 ईस्वी तक इनका शासन चला। त्रैलोक्यमल अर्थात आहवमल सर्वसुलभ एवं ऐश्वर्यवान थे, सर्वगुण संपन्न थे, परंतु एक चिंता का विषय था कि इनके कोई पुत्र नहीं था। राजकाज को पूरे मंत्रियों को सौंप करके ये भगवान शिव की आराधना करने हेतु, तपस्या करने हेतु शिव की शरण में गए। तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव ने उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया। वरदान के साथ में ही यह भी कहा
कि मध्यम पुत्र जो होगा वो लोकोत्तर गुणों से युक्त होगा। तत्पश्चात राजा पुनः अपने राज्यभार को संभालने लगे। शुभ मुहूर्त में महारानी ने पुत्र जन्म दिया। पहला पुत्र सोमेश्वर, दूसरे पुत्र विक्रम और तृतीय पुत्र विक्रम के बाद में तृतीय पुत्र जयसिंह का जन्म हुआ। विक्रमादित्य के उत्तम गुणों एवं शत्रुओं को आक्रांत करने की सामर्थ्य के कारण उनके पिता ने सोचा कि क्यों ना इनको ही युवराज बना दिया जाए। चूंकि परंपरा है कि बड़े भाई के रहते छोटे भाई युवराज के पद पर नहीं हो सकते, अतः संकोच बस उन्होंने मना किया। सोमेश्वर और पिता के कहने पर, बहुत अनुनय विनय करने पर विक्रम ने पुनः ये युवराज पद संभाला और अपने राज्य को निष्कंटक बनाया। दिग्विजय भी की गई। दिग्विजय में समस्त दिशाओं को जीतते हुए जब लौट रहे थे तो अन्य अनेक राजा उनसे भयभीत होकर के उनके शरण में आ गए और अपने आप को समर्पित कर दिया। इस जीत के तुरंत बाद विक्रम ने मार्ग में कुछ अपशकुन देखे और उन अपशकुनों से थोड़ा मन खिन्न हुआ, तो कृष्णा नदी पर रुक करके उन्होंने अमंगल की शांति के लिए कुछ पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया। यहीं पर जब अनुष्ठान हो रहा था तभी उनकी राजधानी कल्याण से एक दूत आया और उन्होंने विक्रम के पिता के समाचार कहा कि वो असमय दाह ज्वर से पीड़ित रहे और उनके उपचार की कोई संभावना विक्रम के पिता को नज़र नहीं आई। ऐसे में उन्होंने गंगा तुंगभद्रा में जल समाधि ले ली। अपने पिता के निधन को सुनकर विक्रम अत्यंत दुखी हुई। अंतिम संस्कार के बाद कल्याण पहुंचे। दोनों भाई पितृशोक से अत्यंत दुखी, लेकिन दिग्विजय में जो प्राप्त संपत्ति हुई थी उस समस्त संपत्ति को उन्होंने सोमेश्वर को सौंप दी। दुर्भाग्य की बात यह रही कि कुछ समय बाद ही सोमेश्वर अत्यंत दुर्विनीत एवं अन्यायी हो गया। उसने अपने दुर्गुणों से समस्त राजधानी को, अपने पूरे राज्य को, कल्याण राज्य को कलंकित कर दिया। इस समाचार को सुनकर विक्रम और उनके अनुयायी वहां से रवाना हो गए। इसे सहन न करते हुए सोमेश्वर ने उनसे युद्ध करने के लिए सेना भेजी। विक्रम यद्यपि चाहते नहीं थे कि अपने ही भाई के साथ युद्ध किया जाए, परंतु जब उन्होंने नहीं माना और युद्ध के लिए बार बार उकसाते रहे तो क्षण मात्र में ही विक्रम ने उनकी सेना को अर्थात छोटे भाई की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और राज्य को पुनः अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के विभिन्न उत्कृष्ट गुणों को कवि द्वारा वर्णन किया गया है। यही समस्त गुण विक्रम को सबसे अलग, सर्वोत्कृष्ट एवं उत्तम गुणों से युक्त बनाते हैं। पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग को एवं विक्रमांगदेव चरितम को लगाने के पीछे यही आशय है कि विद्यार्थियों को भी ऐसे ही गुणों, ऐसे ही संस्कारों से युक्त होना चाहिए। इन सभी गुणों से युक्त होने पर, इन संस्कारों से युक्त होने पर ही सच्ची मानवता एवं इंसानियत की हम सेवा कर सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। मूल जब महाकाव्य का अध्ययन हम कराएंगे तब और इसके बारे में विशेष बातें जानेंगे।
मूल टेक्स्ट को भी जानेंगे, शब्द से शब्द तक एक एक शब्द को पढ़ते हुए इसका हम अर्थ और इसकी व्याख्या करेंगे, वो हम अगले किसी व्याख्यान में करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। मैं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर निहाल सिंह इमलिया आपसे फिर मिलेंगे कभी किसी अन्य व्याख्यान में। धन्यवाद।